जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री गृह मंत्री ते और कई मंत्रियों कन्नै मिला करते हैं, गलबात होआ करती है। के गलबात होआ करती है, मुद्दे के न, इस बाबत अस गलबात करा करने। मेरे कन्नै मेरे सहयोगी सैयद जुनेद हाशमी और बैठे दिन। हाशमी साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और दिल्ली का दौरा करा करते हैं और तुंदी भी बड़ी पैनी नजर है उस पर। मकसद क्या है और केड़ी कोई खास जी चर्चा है वो करती है? देखें, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। सबसे पहले यहां से वो दिल्ली गए और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। नॉर्मली किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जब चुनाव जीतता है और मुख्यमंत्री बनता है तो मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल और केवल वो प्रधानमंत्री से मिलने जाता है। वो गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से नहीं मिलता। लेकिन आप चूंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप क्या करेंगे? आप गृह मंत्री से भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि गृह मंत्री से मिलने का मतलब यह है कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में गृह मंत्री का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए वो गृह मंत्री से सबसे पहले मिले और गृह मंत्री से जो उनकी मुलाकात हुई है वो लगभग कोई 17 से 20 या 25 मिनट की हुई है। हालांकि अलग अलग जगहों पर आया कि 30 मिनट की मुलाकात हुई है। फिर वो प्रधानमंत्री से मिले, वहां पर भी इतनी ही मुलाकात हुई। फिर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। उसके बाद वो जो हमारे सड़कों के मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात की उन्होंने। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि रक्षा मंत्री से अगर आप मिलते हैं तो आप ये संकेत देते हैं कि चूंकि फौज का एक बड़ा अहम रोल जम्मू कश्मीर में है तो रक्षा मंत्री से मिलना जरूरी है। केंद्र शासित प्रदेश है तो गृह मंत्री से मिलना जरूरी है। और उसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रोड मंत्री से इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त जरूरत है। उन मुलाकातों के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर हैंडल से अपने कोई ट्वीट नहीं किया है जिस ट्वीट में उन्होंने यह कहा हो कि अनुच्छेद 370 के ऊपर बात हुई है, 35A के ऊपर बात हुई है। केवल और केवल ये, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल से और सरकारी ट्विटर हैंडल से आया कि जो स्टेटहुड को रिस्टोर करने का रेजोल्यूशन कैबिनेट ने पास किया था, उस स्टेटहुड के रेजोल्यूशन को लेकर वो गृह मंत्री से मिले और उन्हें वो उस रेजोल्यूशन पर बातचीत हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री ने भी यही बात जो सूत्रों के हवाले से और जो खबरों में आ रहा है कि उन्होंने ये चिताया कि जहां तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ताल्लुक है, उस मामले में हम वचनबद्ध हैं। हमने पार्लियामेंट में इस बात का वचन दिया है कि जब भी जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा के हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी, आतंकवाद और अलगाववाद का सफाया हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसी चीज को रीट्रेट किया गया है। और उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ी अक्लमंदी की कि ना ही उन्होंने, ना जो ऑफिशियल उनका, किसी ने भी ये बात नहीं की कि जी 370 पर बात हुई, 35A पर बात हुई, और ना उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि जी मैंने 370 को लेकर कोई बात की या आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर कोई बात की, PSA को रिवोक करने को लेकर कोई बात की, जो कैदी जेलों में हैं, जो वादे उन्होंने इलेक्शन में किए हैं, उन वादों को लेकर मैंने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से कोई बात की। तो उसका मतलब उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि केंद्र सरकार के साथ एक अच्छा रिश्ता बने और वो अच्छा रिश्ता अगर बनेगा तो बाकी चीजें फिर संभव होंगी। जियां तुसीं गल कीती है स्टेटहुड दी ली है, सरकार दी बक्खी दा या उमर अब्दुल्ला दी बक्खी दा ते ऐसा कोई बयान नहीं आया। लेकिन NDTV पर सुना करदे कि एक खबर उमा चली है कि प्रक्रिया जिहड़ी है वो शुरू हुआ करदी है, और तो दसी सकते हो कि ये प्रक्रिया जिहड़ी है क्या होगी और कियां होगी? देखिए, NDTV पे खबर चली है कि प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुझे अच्छे से याद है जब हम अखबार में काम करते थे तो हम हर 6 महीने में एक बार एक खबर लिखते थे कि AFSPA को रिवोक किया जा रहा। आपको याद होगा, आप मेरे वहां पर उस्ताद भी थे और मैं आपके साथ काम भी करता था। तो आपको याद होगा कि हम हर 6 महीने में एक बार लिखते थे कि पन बिजली वाले सारे प्रोजेक्ट वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को रिवोक किया जा रहा था। वो एक्चुअली खबर आती थी कहीं ना कहीं से, कोई सूत्र हमें फोन करके बता देता था, कभी कभी मुख्यमंत्री के दफ्तर से कोई सुना देता था,
कभी कभी कोई अफसर सुना देता था। तो एक किताब भी मैं लिख रहा हूं, उसमें इन सब चीजों का खुलासा भी होगा कि हमको सुनाता कौन था, और जब सुनाने वाला व्यक्ति हमें सुनाता था, हम वो सुन के, जाहिर सी बात है, आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप मुख्यमंत्री के करीबी हैं, आप कोई सचिव हैं, आप कोई मुख्य सचिव हैं, तो आपके मुंह से जो बात निकलेगी वो तो हमको तो मानना है ना जी, हम तो पत्रकार हैं, जो आ रहा है वो हमने सुनना है। अब ये जो चला है, प्रक्रिया शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस देने की। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या मतलब है? प्रक्रिया का मतलब ये हो गया, क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने से पहले जम्मू कश्मीर में जो आईएएस अफसर हैं उनका कैडर रिस्टोर किया जा रहा है? नहीं। देखे ना जी, प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया? कुछ तो शुरू होना चाहिए जिससे लगे स्टेटहुड वापस मिल रही है। नंबर एक, क्या जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का नाम बदल के आपने लिख दिया जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन? नहीं लिखा। क्या जम्मू कश्मीर के अफसरों को का जो अपना आईएएस अफसरों का कैडर था, जेएनके कैडर, क्या उस कैडर को रिस्टोर करने की कोई बात हुई है? नंबर तीन, क्या गृह मंत्रालय या गृह विभाग का जो कामकाज है वो मुख्यमंत्री के हवाले कर दिया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करने की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है तो केंद्रीय गृह मंत्री जरूर उमर अब्दुल्ला को कहते, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग अब आप चेयर करेंगे। देखे ना जी, दैट इज हाउ यू इंडिकेट कि आप स्टेटहुड देने वाले हैं। अब और कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में कोई ऐसा आदेश नहीं है, कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं है कि मुख्यमंत्री उसको चेयर नहीं कर सकते। फैसला ही करना है ना, गृह मंत्री फैसला करेंगे और अगले दिन मुख्यमंत्री उसको चेयर करेंगे, तो समझ में आएगा कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। या मान लीजिए कि मुख्यमंत्री को कहा गया कि वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा 4 मंत्रियों का, जो केंद्र के साथ बात करेगा, और उस वर्किंग ग्रुप के साथ बातचीत में तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे दिया जाए, है ना जी। तो यह है प्रक्रिया, लेकिन ये इनमें से कोई चीज अभी तक नहीं हुई है। बट ये अर्ली डेज है सरकार के, हो सकता है महीने के बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, मगर प्रक्रिया का मतलब, जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि आपने जो ही आपका चुनाव खत्म हो गया, चुनावों के खत्म होने के बाद, सरकार बनने के बाद, कोई बड़ा फैसला जो इस ओर इशारा करे या कोई ऐसी चीज जो सरकार करे जिससे ये अंदाजा लग जाए कि जनाब स्टेटहुड सरकार देने वाली है, उसमें से अभी तक कोई चीज नहीं हुई है। और इतनी जल्दी हमको इस पर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। महीना 1.5 महीने बाद संभवतः ये हो सकता है। अब अगर ये कहा जा रहा है अब होगी कैसे स्टेटहुड, ये सवाल है, उसकी प्रक्रिया अलग है। जैसे यूनियन टेरिटरी के लिए एक बिल आया, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसके तहत जम्मू कश्मीर को आपने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया। इसी तरीके से एक बिल पार्लियामेंट में सरकार लाएगी। कौन लाएगी? सरकार। और वो बिल जब पार्लियामेंट में आएगा, उस बिल में होगा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को प्रदेश बनाने का वो बिल होगा, और उस बिल में प्रावधान होंगे कि किन किन क्या क्या प्रावधान होंगे और कैसे कैसे गवर्न किया जाएगा जम्मू कश्मीर को। वो सारे प्रावधानों के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है, इसके बारे में पुष्टि हो जाएगी। अब तो मिलने वाला है क्योंकि बिल बनना शुरू हो गया। लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है, कोई ऐसी चीज कहीं पर अभी तक नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बढ़िया हो गए? अभी आप आए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। 7 लोगों को अभी निशाना बनाया गया है। कल जब आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास थे तो एक और अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी को निशाना बनाया गया है। सेना की गाड़ी के ऊपर हमले हो रहे हैं। आतंकवादी 2 कल सेना के जवान शहीद हुए हैं, 2 पोर्टर शहीद हुए हैं। 4 लोगों की कल भी 4 लोगों की शहादत हुई है। तो इसका मतलब आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है, उल्टा आतंकवादी घटनाएं लग रहा है बढ़ रही हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, अलगाववादी नेताओं की मीटिंग घाटी में शुरू हो गई है। जो बचे खुचे अलगाववादी नेता वो मिलने लगे हैं, एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं। तो अगर ये वो माहौल है जिस माहौल के बाद आपको लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो इसकी संभावना बड़ी कम है। क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद कहा है अपने बिल में, क्यों, जब उनसे पूछा गया, जब एक बिल आता है उस बिल के आखिर में होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, कि किन कारणों की वजह से आप ये बिल लाए हैं। तो उसमें केंद्र सरकार ने लिखा था कि हम जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी इसलिए बना रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वहां पर ठीक किया जाए। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हुई है? हां, पत्थरबाजी कम हुई है,
गोलीबारी कम हुई है, सब चीजें कम हुई है, मगर उसके बीच में एक बड़े आतंकवादी कमांडर का बयान आना और उस आतंकवादी कमांडर का ये अपने बयान में ये कहना कि पत्थरबाजी भी हमारा मंसूबा था, पत्थरबाजी के साथ में आतंकवादी घटनाएं करना यह भी हमारा मंसूबा है, फौज को निशाना बनाना भी हमारा मंसूबा है और खामोश रहना भी हमारा मंसूबा है। तो जब एक आतंकवादी कमांडर बॉर्डर के पार से एक वीडियो बाजाबता OSNIT पर उसकी अवेलेबल है, उस वीडियो में वो कह रहा है कि जनाब आतंकवादी घटनाएं करना और आतंकवादी घटनाएं ना करना, खामोश रहना, यह हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो कैसे माना जाए ये कि कल जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा आतंकवादी घटनाएं नहीं बढ़ेंगी, आतंकवाद नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जब तक मुकम्मल तौर पर आप आतंकवाद का जो एपिसेंटर है उस एपिसेंटर में भी कोई ऑपरेशन नहीं करते, जिस ऑपरेशन के नतीजे में आतंकवादियों में क्षमता ही न रहे इस हमारी धरती के ऊपर आतंकवाद फैलाने की, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार लेगी। मगर राइडर के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खुद बीजेपी के लोग कई बार, ये जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें भी नहीं पता क्या करेंगे, हमें भी नहीं पता क्या करेंगे। तो स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए, आतंकवाद और अलगाववाद के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए भी अगर देखा जाए, तो केंद्र सरकार के पास फिलहाल कोई वजह नहीं है यह कहने की कि इतने अच्छे हालात हो चुके हैं कि राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह मेरी अपनी असेसमेंट है, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। मगर लोकतंत्र किसी के असेसमेंट के ऊपर नहीं चलता, लोकतंत्र की अपनी एक असेसमेंट होती है, उनकी एजेंसियों का अपना एक असेसमेंट का तरीका होता है। हो सकता है एजेंसियों की कोई असेसमेंट हो जिसमें उनको लग रहा हो कि आतंकवाद खत्म हो गया, हमने आतंकवादियों को नकेल कस दी हुई है, जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, 6 महीने में कोई भी फैसला आ सकता है। हाशमी साहब, जियां कि थोड़े के दिन होया, चंद दिन होया सरकार बने दे, सरकार ने अपना कामकाज संभालिया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर न अस दिखा करने पिछले चंद दिन दे गए आतंकवादी वारदातां जिहड़ियां वो बधा करदियां और हुण उनके टारगेट उपर साड़ी फौज भी आवा करदी है। ये जिहड़ियां वारदातां वो करदियां न, ये के दर्शाना चाहदियां? देखें, आतंकवादियों का तो पहले उनका निशाना घाटी थी, घाटी से में जब उनके ऊपर प्रेशर जबरदस्त पड़ा तो वो भाग कर आ गए रजौरी पुंछ में। रजौरी पुंछ में उन्होंने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, वहां पर फौज को घात लगाकर फौज पर ऊपर हमले किए, स्नाइपर शॉट्स भी हुए, स्नाइपर का भी इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद जो इस समय परिस्थितियां बनी है, इन परिस्थितियों में आतंकवादियों का साफ निशाना यह है कि आप माइनॉरिटी को टारगेट करो अलग अलग जगहों पर, उस माइनॉरिटी को टारगेट करने का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू के 10 जिलों से हमको मिलेगा। अगर इन 10 जिलों में कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसका फायदा फिर आतंकवादियों को लगता है कि जितना बड़ा बवाल यहां कटेगा, उतना बड़ा बवाल कटने का नतीजा यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शोर और हंगामा होगा। लेकिन सुरेंद्र सागर जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसराइल जिस तरीके से लेबनान में घुस गया और इसराइल ने जिस तरीके से गजा में तबाही की है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां मारे जा रहे हैं, लेबनान के अंदर इसराइल अपने मिसाइल दाग रहा, ऑपरेशंस कर रहा है, यमन में ऑपरेशन कर रहा है, सीरिया में ऑपरेशन कर रहा है, इतने सारे देशों में ऑपरेशंस वो कर रहा है और जवाबी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। ये दर्शाता है कि कोई भी देश आतंकवाद को लेकर कोई भी कदम अगर उठाता है तो यूनाइटेड नेशंस असफल है उस देश को रोकने में, नहीं रोक पा रहा। तो जब आप इसराइल को नहीं रोक पा रहे हैं, कल अल्लाह न करे, भगवान न करे, वाहिगुरु न करे कि कोई बड़ी आतंकवादी घटना अगर जम्मू कश्मीर में होती है तो आप भारत सरकार को भी नहीं रोक पाएंगे कोई एक बड़ा ऑपरेशन करने से। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये आतंकवादी घटनाएं, अभी आतंकवादी जिस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं, उनकी लग रहा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि वो जो थ्रेशोल्ड, इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी का वर्ड थ्रेशोल्ड का मतलब ये हो गया कि बर्दाश्त की सीमा, उतना नुकसान पहुंचाओ जिससे बर्दाश्त की सीमा
भारत की बर्दाश्त की सीमा हम लांग न दे, क्योंकि अगर हमने लांग दी तो फिर हो सकता है कि जैसा बार बार केंद्र सरकार ने कहा है कि एपिसेंटर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, और अगर वो किसी भी जगह ये एपिसेंटर या ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो उसके नतीजे में फिर केंद्र सरकार कोई भी फैसला ले सकती है। ये बात फौज से आप करें, पुलिस से आप करें, जांच एजेंसियों से करें, इंटेलिजेंस एजेंसी से करें, सब ये बात आपको बताएंगे कि सरकार बिल्कुल इस मोड में अब नहीं है कि अगर कोई भी बड़ी आतंकी वारदात हुई और हम सरकार खामोश बैठी कि मुझे नजर नहीं आता। तो इसलिए मैंने आपको यह कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसी परिस्थितियां अभी भी हैं जिन परिस्थितियों में किसी भी समय भारत सरकार कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। तो अगर यह राज्य होगा तो आपको फैसला लेने से पहले राज्य सरकार से बात करनी होगी, लेकिन अगर एक केंद्र शासित प्रदेश है और आप आतंकवाद को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप फैसला लेंगे और आप कार्रवाई करेंगे। तो ये वो कारण है, तभी मैंने आपको कहा कि जो आतंकी वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए वो थ्रेशोल्ड को नीचे रख रहे हैं ताकि हम इतना नुकसान पहुंचाएं जिससे खबर बने और पूरे विश्व में जाए कि देखिए जी घाटी में तो अभी भी आतंकवाद है, अलगाववाद है। पर चूंकि सरकार यहां पर वो है जो सरकार इन चीजों को लेकर बड़ी गंभीर है, यानी सरकार ये नहीं करेगी कि जनाब पता नहीं पुतिन साहब नाराज ना हो जाए, कोई हमारे बाइडेन साहब नाराज ना हो जाए। इस गवर्नमेंट ने पहले भी इन चीजों की चिंता नहीं की थी, आज भी नहीं करेगी। जब तक थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता तब तक सेना अपने तरीके से इस आतंकवाद को लड़ेगी और इन आतंकवादियों को खदेड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जब थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा, मेरा अपना यह आंकलन है कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्योंकि सरकार को भी लगता है कि पाकिस्तान अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घाटी में ऐसे माहौल पैदा किया जाए जिसका रिएक्शन और रिस्पॉन्स जम्मू संभाग से मिले। ऐसी परिस्थितियां जब होंगी, उन परिस्थितियों में उनको साफ तौर पर ये सरकार अभी भी, मैंने तभी आपको कहा ना कि ये सरकार वो सरकार नहीं है जो कहेगी कि फलानी से बातचीत कर लो, बिठा लो, थोड़ा सा उसको समझा लो ना। ये नहीं कहेगी फलाने को ले आओ, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते ना। इन्होंने कहना देयर इज नो स्पेस फॉर कॉम्प्रोमाइज। या तो हम आतंकवाद पर कामयाबी हासिल करेंगे या हम आतंकवाद को मुकम्मल तौर पर जड़ से यहां पर उखाड़ेंगे। ये बेसिकली इस तरह की सरकार। लेकिन कोई परिस्थितियां परिवर्तित कुछ ना करवा दे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। देयर इज ऑलवेज अ राइडर बीजेपी को लेकर कि कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाएं और आप कह दें कि जनाब चलिए कोई बात नहीं जम्मू कश्मीर को। लेकिन ये सारी बातों के बीच में एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का अब तक का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है और उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि वो गवर्नर के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, केंद्र सरकार के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ भी एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कुछ इस वक्त बचा है, इस बचे हुए को बचाया जा सके। ये उनकी नीयत साफ तौर पे नजर आ रही है, दिखता है बिल्कुल। लेकिन उनके दाएं बाएं वाले लोग जो हैं वो इन चीजों को देखिए, एक जज्बाती आदमी जो होता है आप जाके बचा ही नहीं सकते ना। जज्बाती आदमी हर जगह होते हैं। आप एक जज्बाती आदमी को 2 घंटा लेक्चर देंगे ना और 2 घंटे के बाद उसने कहना नहीं ये तो नहीं चलेगा, ये ऐसे चलेगा। जज्बातों से अगर दुनिया चलती तो फिर जो फलस्तीन में हो रहा है, जो सीरिया में हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है, शायद नहीं हो रहा होता। अगर जज्बातों से बात बनती तो फिर जज्बातों से बात बन गई होती। जज्बातों से बात नहीं बनती। आपको सैनिटी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ सोचना पड़ता है कि मेरे लोगों के लिए बेहतर क्या है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला इस बात को समझते हैं कि मेरे लोगों के लिए बेहतर क्या है, इसीलिए वो टकराव के मूड में नजर नहीं आ रहे। मगर उनके साथियों के मैं बयान सुन रहा हूं, उससे लग रहा है ਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ जम्मू कश्मीर एक लोकतांत्रिक सरकार है, एलजी साहब की उसी चलने देना चाहिए। कुन्ना तो खिंचिया क्यों आ? देखिए, मैंने आपको बोला ना कि आपको जब अनुभव स्टेट चलाने का रहा हो, राज्य चलाने का रहा हो, और केंद्र शासित प्रदेश की मुझे अफसोस ये होता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपके पास है, उसको पढ़िए। ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स आपके पास है, उसको पढ़िए। कानून व्यवस्था से ही चलेगा ना सब कुछ।
आप साल 2024 में हैं भाई साहब, ये साल 2024 है, ये 1977 नहीं है, ये 1987 नहीं है, साल 2024 है। साल 2024 में जो कानून कहता है उसके मुताबिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतें हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर की ताकतें हैं वो चीफ मिनिस्टर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को ताकतें इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कहीं टकरा भी नहीं रहे। और आपने ये भी देखा कि अभी जो स्कॉर्पियो देने का फैसला हुआ, 90 स्कॉर्पियो 90 एमएलए, किसने फैसला लिया? मुख्यमंत्री ने चाहा और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। क्या मतलब है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपना काम करे और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो ताकतें हैं वो उनको अपनी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से ज्यादा है, कम नहीं है। दोबारा से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पढ़ें, उसमें देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास तमाम डिपार्टमेंटों का रिव्यू लेने का, तमाम डिपार्टमेंटों से सवाल जवाब करने का, तमाम डिपार्टमेंटों के अंदर दखलंदाजी करने की पूरी ताकत है। तो जब ताकत है तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे, पता तो करेंगे क्या हो रहा है डिपार्टमेंटों में। तो मैंने जैसे आपको कहा सुंदर सागर जी कि आप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, आप दिल्ली नहीं है, आप पुडुचेरी भी नहीं है। अच्छा, मैं रेजोल्यूशन को लेकर भी आपको एक मजेदार बात बताऊं। 1.5 दर्जन से ज्यादा रेजोल्यूशन पुडुचेरी की इलेक्टेड लेजिस्लेचर ने पास कर करके कहां भेजे हैं? केंद्र सरकार को कि हमें स्टेट बनाओ। पुडुचेरी जिसके केवल 30 एमएलए हैं, उन्होंने 1.5 दर्जन से ज्यादा रेजोल्यूशन पास करके किसको भेजे हैं? केंद्र सरकार को, जी हमें बनाइए स्टेट। अरविंद केजरीवाल ने बाज़ाब्ता दिल्ली में कहा कि हमको भी बनाइए स्टेट, बनाया। जब पुडुचेरी के 1.5 दर्जन रेजोल्यूशनों का कोई असर केंद्र सरकार पे नहीं हुआ, और ये केवल और केवल बीजेपी की सरकार को नहीं, कांग्रेस की सरकार में भी कहा कि जनाब हमको स्टेट बनाइए, नहीं बनाया स्टेट। सो रेजोल्यूशन पास करने से या रेजोल्यूशन को केंद्र सरकार को देने से आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं स्टेटहुड को लेकर सीरियस हूं, जो उमर अब्दुल्ला हैं भी। वो मैसेज देने के बाद अब जरूरी यह है कि जो आपके पास ताकतें हैं आप उनका भरपूर इस्तेमाल करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्कूल, ये 5 चीजें दे दें। सुनील सागर जी, मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल में गया और उस हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने 12वीं क्लास की बच्चियां बैठी थी। मैंने एक एक करके सबको खड़ा करके पूछा, आपके पिताजी काम क्या करते हैं, आपके पिताजी काम क्या करते हैं, आपके पिताजी काम क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बार जब मैंने कोई स्टोरी की और मैंने कहा ये गरीबों और कमजोरों के स्कूल हैं, तो मैं ये देखना चाहता था कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। मुझे पता चला जिस क्लास में मैं लेक्चर दे रहा था 100 में से 99% बच्चियां या तो लेबर वालों की थी, या किसी टैक्सी ड्राइवर की थी, या किसी ऑटो ड्राइवर की, या यूपी और बिहार और अलग अलग राज्यों से जो लोग यहां आए हैं उनके बच्चे हैं जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और किन सरकारी स्कूलों में आप जानकर हैरान हो जाओगे कि स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बोर्ड लगे हैं, सब कुछ स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर हमारे बच्चे जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते। इसीलिए मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की प्राथमिकता स्कूल, उमर अब्दुल्ला की प्राथमिकता ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला की प्राथमिकता पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं मिसाली स्कूल बनाऊंगा, मिसाली कॉलेज, मिसाली यूनिवर्सिटी, मिसाली हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप अस्पताल ऐसे कर दें कि लोग अशश करने लग जाएं, जी क्या बात है जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की। ठीक है, तो वो गवर्नेंस जो है, उस गवर्नेंस को करने की बजाय अगर आप पढ़ जाएंगे कि जी 370 का रेजोल्यूशन पास करेंगे, 35 का रेजोल्यूशन पास करेंगे, फलान करेंगे, ढमकान करेंगे, तो फिर जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इतनी ताकतें हैं जिन ताकतों का इस्तेमाल केंद्र सरकार किसी भी समय कर सकती है। उसमें एक ताकत उनको बाज़ाब्ता ये दी गई है कि अगर आपको लगता है कि देश की यूनिटी, देश की इंटेग्रिटी पर किसी तरीके से सरकार कोई सवाल खड़ा करती है तो सरकार फैसला ले सकती है। तो इसलिए ना जम्मू कश्मीर, देखें मैं और आप भी यहीं के निवासी हैं, हमारे पास भी इतनी मतलब अब हम भी इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लड़ाई लड़ते रहे केंद्र सरकार के साथ, यानी आतंकवाद से लड़ें या केंद्र सरकार से लड़ें। तो आपको आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है और केंद्र सरकार के साथ एक वर्क रिलेशन, क्योंकि 5 साल के लिए तो यही सरकार है, 2029 तक तो कहीं नहीं जा रही है सरकार।
तो जब यही सरकार है तो इसी सरकार से आपको सब कुछ लेना है। अच्छा, आप सोच रहे थे कि ये सरकार जाएगी, कहां जा रही है? हरियाणा में आ गई। अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने दीजिए, पता चल जाएगा कौन कहां खड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि वट एवर यू हैव टू गेट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, इसी सरकार से आपको सब कुछ लेना है। तो अगर आपको केंद्र सरकार से ही सब कुछ लेना है तो आपको एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाना है। आप एफर्ट नहीं कर सकते। कश्मीर में भी लोगों के पास पेशेंस नहीं है इतनी। क्या आप एफर्ट करेंगे जी? साल के बाद देखेंगे, 5 साल के बाद देखेंगे, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बदलेगी, कोई और आएगी, फिर उसके साथ क्या कहते हैं, ठीक रिश्ता रखेंगे। नहीं, इसी सरकार के साथ आपको एक अच्छा मजबूत रिश्ता बनाना है ताकि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को वो रिलीफ दे सकें जिसकी उम्मीद लोगों को है। लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, सब कह रहे हैं, क्या 200 यूनिट बिजली। हालांकि मैं भी जानता हूं मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है 200 यूनिट फ्री बिजली देना, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो आप 200 यूनिट फ्री बिजली दे सकते हैं। 12 सिलेंडर क्या 24 सिलेंडर आप फ्री दे सकते हैं, केंद्र सरकार चाहे तो। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में लोगों को बेनिफिट देने को लेकर बहुत गंभीर है। इसका पता इस बात से चलता है कि पूरे देश भर में जब आपको आयुष्मान कार्ड लेना है तो आपका बीपीएल होना, आपका गरीब होना जरूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 स्टार कार में घूमने वाला बंदा भी जो है जेब में आयुष्मान कार्ड लेके घूम रहा है, वो केंद्र सरकार ने केवल आपको वो सुविधा दे रखी है। तो केंद्र सरकार और कई सुविधाएं जम्मू कश्मीर को देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर यहां की सरकार इस बात को समझे कि हमको जिन बातों पर झगड़ा हो जाए केंद्र के साथ, उन्हें पास से रख के हम उन बातों पर बात करें जो जम्मू कश्मीर में इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए जरूरी है। और लोगों को भी चाहिए कि आपने एक सरकार चुनी है, आपने बड़ी उम्मीदों और बड़ी तवक्काओं के साथ सरकार चुनी है। आप भी अब इस सरकार के ऊपर इतना बोझ न डालें कि जनाब पहले 370 करो बाद में सब कुछ करेंगे। भाई पहले कौन सा कर सके आप? 75 में जो गया वो नहीं आया आज तक। 2014 में जो गया वो नहीं आया आज तक। अब जो 2019 में गया वो कहां से आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, कहा जी ठीक, आपने जो 370 पे किया बिल्कुल ठीक किया, तो वापस कहां से लाओगे आप? 35A कहां से लाओगे आप? मतलब यू विल नॉट गेट इट। और जिस तरह का माहौल हमारे देश में बना है, उस माहौल में एक जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट और यहां का जो पॉपुलेशन डायनामिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए आप यू विल नॉट बी, कोई कंसेशन आपको कोई सरकार नहीं दे पाएगी। क्योंकि अगर किसी भी सरकार ने कंसेशन दिया, जो माहौल बना है उस माहौल में उस सरकार का लोग हाल खराब कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिथे जम्मू कश्मीर की सरकार की आतंकवाद कन्नै लड़ना होग, उत्थे गै केंद्र सरकार कन्नै जेड़े रिश्ते न वो मजबूत करने पौने न, तां गै जम्मू कश्मीर की जिहड़ी जनता जनार्दन है उसका भला हो सकता है। उमर अब्दुल्ला और दिल्ली दौरे उपर न, दिखने इस दौरे का जिहड़ा असर है वो जमीन उपर के लभदा है।